गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारे 12th क्लास के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, कंटेम्प्रेरी का, द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर, इस चैप्टर के अंदर आपने कोल्ड वॉर के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो दो कार्टून्स दिए गए हैं, ठीक है, और ये फ्लैग्स, ये क्या हैं? तो ये दोनों ही फ्लैग्स दो सुपर पावर्स के प्रतीक हैं, ठीक है, उनको सिम्बलाइज कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ये USA का है और ये USSR का है, ठीक है। टू सुपर पावर्स थी, कोल्ड वॉर उनके बीच था। उसके बाद नाम बीच में आया, मतलब नाम एक क्या था, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जैसे अभी भी जो रिसेंटली जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं यूक्रेन की, ठीक है, और रशिया की, USA की, तो नाम बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा। तो कोल्ड वॉर क्या था, कब हुआ, बिगनिंग कब हुई और किस प्रकार से रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखें। जैसे कि इस कार्टून में आप देख रहे हैं दो फ्लैग्स, मतलब फ्लैग्स बता रहे हैं, दो सुपर पावर्स को डिनोट कर रहे हैं। उनके वहाँ के सोल्जर्स ने इनको फ्लैग को जीतने, मतलब आपस में कंपटीशन के उसमें उस दौरान इस झंडे को अपने विक्ट्री के प्रतीक के रूप में फहराया है, ठीक है, बिल्डिंग्स पर। तो ये एग्जाम में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। आगे चलेंगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का टॉपिक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूबा ही हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर था, मतलब कि एक चरम बिंदु जहाँ से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? तो सबसे पहले तो USA, ठीक है, USA, USSR, और क्यूबा, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ के लीडर्स इंपॉर्टेंट हैं। USA के लीडर कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी। USSR के कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। और क्यूबा के कौन थे? फिडेल कास्ट्रो, ठीक है। ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा अपने माइंड में। हुआ क्या कि क्यूबा जो था एक छोटा सा स्मॉल आइलैंड है जिसका जुड़ाव मतलब सोवियत संघ के साथ था, लेकिन अमेरिका के नियर बाय था, ठीक है। अगर भौगोलिक स्थिति में देखेंगे तो नियर बाय पड़ता था, अगर आप मैप वाइज देखेंगे तो अमेरिका के। हुआ क्या कि USSR ने क्यूबा को अपना रशियन बेस बनाने की मतलब एक वेपन्स वगैरह लॉन्च करना, ठीक है, उसको रशियन बेस बनाने का सोचा। वहाँ पे मिसाइल जो थी वहाँ पे क्या बोला जाता है, क्यूबन मिसाइल इसी रीज़न से क्योंकि मिसाइल्स लॉन्च कर दी। और मिसाइल्स लॉन्च करने से अमेरिका उसके नज़दीकी निशाने पर आ गया और अमेरिका को ये चिंता सताने लगी कि कहीं वॉर ना हो जाए, या उसको डर सताने लगा, ठीक है। जैसे अभी जो चीज़ें चल रही है करंट में, यूक्रेन की, USA की, रशिया की, ठीक है, इस हिसाब से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। वहीं पूरी सिचुएशन यहाँ बनी हुई थी, ठीक है। तो जो जॉन एफ कैनेडी थे, कहाँ से थे? USA से। उन्होंने मना किया कि प्लीज़ USSR को ऑर्डर दिया कि आप ऐसा करिए, मतलब रिक्वेस्ट की, ऑर्डर किया। तो उन्होंने बोला कि आप अपने मिसाइल्स को पीछे बैक कर लीजिए, हम वॉर नहीं चाहते हैं। तो यही टेंशन थी, इसी को कहा गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हुई क्योंकि दोनों ने अपने मिसाइल्स को बैक किया, ठीक है, यहाँ से। और अमेरिका जिसने कि अपने प्रोटेक्शन के लिए, देखिए कहीं भी अगर लॉन्च होती है मिसाइल्स तो अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कंट्री चाहती हैं कि वहाँ हम अपने सोल्जर्स को भेज दें, ठीक है। तो बैक कर ली गई, ठीक है, और वहीं पे स्टॉप कर दिया गया। तो यही सिचुएशन कहलाई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हुई क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। नेक्स्ट आगे चलेंगे, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी डिस्कस कर दी। एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए वॉर तो हुआ बट टेंशंस वॉर थी, मतलब एक टेंशंस में रह के सिचुएशन टल गई। ये हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब बस टेंशंस रही, तो इसलिए इसे आइडियोलॉजिकल वॉर भी कहा जाता है। मतलब रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, खून खराबा नहीं हुआ, ठीक है, सिचुएशन वहीं पे रोक दी गई। कॉन्फ्लिक्ट जो था वो उनके बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई। तो सुपर पावर्स थी। सुपर पावर्स का मतलब जो मेजर ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता ही है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कंट्रीज थी वो ये उभर के आई थी, ठीक है, दो सुपर पावर्स। बायपोलैरिटी, ठीक है, कहा जाता है, बायपोलर वर्ड था। बायपोलर का मतलब जहाँ पे दो ध्रुव हों, मतलब दो सुपर पावर्स हों। उसके बाद कोल्ड वॉर देखेंगे। कोल्ड वॉर का मतलब वही होता है, देखिए उस टाइम पे बहुत सारी सिचुएशंस रही, बहुत जगह क्राइसिस हुई, वही सारी चीज़ें यहाँ मेंशन्ड है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप बस रीड आउट नॉर्मली ऊपर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1942-1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसके देखिए कोई भी वॉर होता है उसमें बहुत हानि होती है, तो वैसे ही जनहानि धनहानि दोनों देखी गई।
इंसान भी मरे और धन हानि तो आपको पता ही है, इकोनॉमी तो हमारी डाउन होगी ही होगी अगर वर्ल्ड वॉर है तो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड और एक्सेस पावर्स थी, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है। मित्र राष्ट्रों की अगर मैं बात करूंगी तो मित्र राष्ट्र में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना थे, और अगर मैं धुरी राष्ट्रों की बात करूंगी तो जर्मनी, जापान, इटली थे। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया है, ये मेजर टर्म इसलिए मुझे बताने का इम्पोर्टेंट चीज़ कि यूएसए, ठीक है, यूएसए जो कि अपने आप को मतलब सुपर पावर समझता था, उसने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिगनिंग में ही अभी ड्रॉप किए यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, कहाँ पे, जापान के दो सिटीज़ थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। उन दो शहरों पर बॉम्ब ड्रॉप किए अगस्त 1945 में, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को जो गिरा था वो नागासाकी पे गिरा था। दोनों ही एटॉमिक बॉम्ब्स थे, बहुत ज़्यादा इनकी रेडिएशन, आपको पता है परमाणु बॉम्ब जो होते हैं कितने ज़्यादा रेडिएशंस वाले होते हैं, उनका कितना लॉस होता है, उसका रिजल्ट आज तक वहाँ देखा जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उनके कोड नेम्स आते हैं, तो कोड नेम्स क्या थे कि लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। और कितने किलोटन की क्षमता का था, 15 और 21 किलोटन की। नेक्स्ट आगे चलेंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ मैंशनड हैं, ठीक है। वो बॉम्ब ड्रॉप करना देखिए इंपॉर्टेंट नहीं था यूएसए को, अभी जापान आत्मसमर्पण करता ही, सरेंडर करता ही, बट उसने फिर भी नहीं माना, यूएसए ने उस पर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, जिसका रिजल्ट आज तक वहाँ देखा जाता है। और उसने तब से सारी चीज़ें, देखिए अभी मैंने लिटिल बॉय बताया आपको, फैटमैन बताया, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ दी गई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। फैटमैन, लिटिल बॉय, ठीक है, ये देखिए ये रहा कोड नेम, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद देखेंगे तो बहुत सारा मतलब बहुत सारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। देखिए डिटरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिटरेंस क्या होता है, ठीक है। डिटरेंस अवरोध, रोक और संतुलन, वही शक्ति संतुलन बोलना, शक्ति संतुलन मतलब अवरोध बोलेंगे, ठीक है। शक्ति संतुलन एक अलग चीज़ है, पावर बैलेंस। यहाँ बात करेंगे डिटरेंस की, तो डिटरेंस से क्वेश्चन आता है कि डिटरेंस क्या है। डिटरेंस वही स्थिति कि युद्ध पर रोक एक तरह से जो लग गई, मतलब ठीक है युद्ध नहीं होंगे। उसके बाद देखिए वही स्थिति जो कोल्ड वॉर के टाइम में थी, ठीक है, दोनों ने अवॉइड किया युद्ध को, उसको डिटरेंस कहा गया। यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि भाई उसके आगे एमरजेंस सुपर पावर्स ब्लॉक्स, ठीक है, यूरोप के ऊपर क्वेश्चन आता है। उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जापान ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ कि जापान ने उसके बाद से कभी भी परमाणु युद्ध किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसने फिर अपना शांति संविधान बना लिया और वो नहीं चाहता था कि वॉर में वो कभी भी शामिल हो। नेक्स्ट, इसके बाद ये मैप दिया है, ठीक है, मैप में चीज़ें बताई गई हैं क्या हैं, तो यूरोप में डिवीज़न जो हुआ था वो बताया गया है, ठीक है। क्या होता था, देखिए छोटी कंट्रीज जो होती हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि अब देख रही हैं कि हाँ 2 सुपर पावर्स हैं और 2 सुपर पावर्स आपस में होड़ में हैं, तो अपनी इस प्रोटेक्शन के लिए एक एक में तो शामिल होना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, होना ही चाहेंगी, इनका हाथ थामना शुरू किया। और ये नाटो मेंबर्स हैं, जो येलो से आपको हाईलाइट है, जो रेड से है वो वार्सा पैक्ट वाले हैं, ठीक है। वार्सा पैक्ट के बाद ये अदर कम्युनिस्ट नेशंस के हैं और फिर ये बाकी हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट आगे देखिए, ये डिवीजन हुआ था ईस्टर्न और वेस्टर्न के ऊपर क्वेश्चन आता है, ईस्टर्न में कौन था और वेस्टर्न में कौन था। तो वेस्टर्न से हमेशा याद रखिए यूएसए जो लीड कर रहा था वो वेस्टर्न वाली हैं और जो ईस्टर्न वाली हैं वो यूएसएसआर वाली हैं, ठीक है। उसके आगे चलेंगे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, ये कौन थे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड यानी कि जो अमेरिका, और सेकेंड वर्ल्ड जो कि रशिया वाले थे, एंड जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जो कि इंडिया जिसमें कहा आता है, ठीक है, हमारा भी विकासशील देश, ठीक है, जिन्होंने किसका साथ दिया था, नाम का नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, इसमें शामिल हुए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था, ठीक है, नाटो क्या था। तो नाटो वो था जो कि जिसने हेल्प की, नाटो एक नाम देखिए, नाटो क्या था, नाटो भी एक सैन्य गठबंधन था, वार्सा पैक्ट भी था और सेंटो सिएटो, ये सभी सैन्य गठबंधन थे जिन्होंने जो बनते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं, इनमें मतलब आपस में कहाँ कहाँ से थे, ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ के ब्लॉक्स थे, कम्युनिस्ट ब्लॉक से कौन था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो नाटो की बात करें, चाहे सिएटो की या सेंटो की, ये वैसे से थे, और वार्सा पैक्ट जो था वो यूएसएसआर का था। नॉन अलाइन मूवमेंट जो कि इंडिया ने भी
इसमें साथ दिया। देखिए 1961 में सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड में वहाँ सम्मेलन हुआ, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन, ठीक है। वहाँ पे नाटो नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट की बात कर रही हूँ, वो हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसके बाद एक और है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप बाद में देखेंगे, 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वो भी है। बांडुंग में नींव पड़ी थी गुट निरपेक्षता की, 61 में इसकी प्रथम बैठक हुई है। इसमें कौन कौन से देश थे वो आता है क्वेश्चन नाटो नाम के अंदर, ठीक है, नाम के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे। नॉन अलाइन मूवमेंट, वो नहीं चाहते थे किसी भी ब्लॉक में शामिल होना, वो चाहते थे प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए उन्होंने नाम का साथ दिया। जैसे कि इंडिया ने, देखिए कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो अभी तो भारत जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनके सामने ऐसी कभी भी सिचुएशन आएगी तो अभी जो कि स्वतंत्रता जिन्होंने प्राप्त की है वो कभी भी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहेंगे, इसलिए इन्होंने नाम का हाथ थामा था। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में, किसी भी ब्लॉक में शामिल ना होना। इसके बाद ये एरेनांस ऑफ कोल्ड वॉर है, ठीक है, नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, क्राइसिस वगैरह हुई थी उसमें अफगानिस्तान की, वियतनाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, दो तरह से क्वेश्चन बनता है कि भाई महाशक्तियों को अपने अंदर ये छोटे देशों को शामिल करने से क्या क्या फ़ायदे हुए, और छोटी देश महाशक्तियों में क्यों शामिल होना चाहते थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके आंसर देखेंगे तो बहुत ही मैचिंग से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। देखिए वाइटल रिसोर्सेज, इसके लिए अगर हम बात करें महाशक्तियों को क्या बेनिफिट होगा, तो उन्हें वाइटल रिसोर्सेज टेरिटरी का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद लोकेशन, ठीक है, वहाँ से स्पाई वगैरह करने का, ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा वैसे ही, और उनके लिए क्या था कि भाई उनको भी हेल्प मिलेगी, उनका प्रोटेक्शन होगा। नेक्स्ट आगे चलिए, यहाँ से सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, टाइमलाइंस है, ठीक है, कहाँ क्या हुआ किस टाइम, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं एग्जाम में। नाम के ऊपर है, नाम ने क्या रोल प्ले किया, तो नाम ने दोनों को प्रोटेक्ट किया कि जो भी ऐसी कंट्रीज थी, दोनों कह रही हूँ, मतलब जो ये कंट्रीज थी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है, दोनों से प्रोटेक्ट किया। उसके बाद उसे अपनी विदेश नीति को बचा पाया। देखिए विदेश नीति भी पहले भारत की नाम ही बनी, नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष, भारत की विदेश नीति। देखिए फाउंडर ऑफ फिगर्स ऑफ नाम, ठीक है, फाउंडर्स की बात करें तो जैसे ब्रस टीटो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वामे नक्रुमा सुकर्णो, ठीक है, गमाल अब्दुल नासिर, ये सभी लोग थे जो इसमें शामिल हुए हैं, और इंडिया भी था जिसमें से। इसके बाद चैलेंज टू बाइपोलैरिटी क्यों दिया गया, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी का मतलब ये नाम ही है जिसने चैलेंज किया दोनों को, बाइपोलर वर्ल्ड को, मतलब कि यूएसए और यूएसएसआर को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, नाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि ये कोऑपरेट करते थे आपस में, ठीक है, कोऑपरेट करना, और जो भी टेंशन्स बढ़ी हुई हैं कोल्ड वॉर के टाइम में उससे अपने आप को अलग रखना, ठीक है, और ये चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है, प्रोटेक्ट करना अपने साथ साथ और कंट्रीज़ को। उसके बाद आगे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था, ठीक है। ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, अंकटाट की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1972 में। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, इस न्यू, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। यहाँ पे देखिए बाकी नाम के दिए हुए हैं जो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, गमाल अब्दुल नासिर है ना, सुकर्ण बता दिए हैं, कहाँ से थे ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ये आता है क्वेश्चन उसके बाद एग्जाम में, ठीक है। नियो क्या था, तो नियो ये था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, अंकटाट की रिपोर्ट थी कि भाई जो ऐसी कंट्रीज है जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट है या जिनकी लीस्ट है, ठीक है, सिचुएशन बहुत डाउन है, उन लोगों को जो रिसोर्सेज हैं वो उनके कि मतलब वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतने प्राइस पे उनको मिले, अवेलेबल हो, और विकासशील देशों की वहाँ के वेस्टर्न मार्केट तक पहुँच हो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। टेक्नोलॉजी कम कीमत पे उनको मुहैया कराई जाए ताकि वो भी विकास कर सकें, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में उनका भी ग्रेटर रोल प्ले हो। नेक्स्ट देखेंगे, नियो के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, नॉन अलाइन स्ट्रगल्स है ना। देखिए फिगर्स ऑफ नाम वापस आ गया, वामे नक्रुमा जो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इंडिया एंड कोल्ड वॉर, इंडिया ने किस प्रकार अपने आप को प्रोटेक्ट रखा, ठीक है, यहाँ से आ जाता है। फर्स्ट नॉन अलाइन अलाउड, ठीक है, ये देख लीजिएगा पॉइंट्स यहाँ से, ठीक है, किस हिसाब से इसने प्रोटेक्ट किया। देखिए क्रिटिसिज्म, कोई भी एक इम्पॉर्टेंट कोई भी एक पॉइंट होता है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट आता है तो उसके क्रिटिसाइज भी करते हैं, कोई भी एक ऐसी थ्योरी आती है उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग होते हैं, ठीक है। वो भी चीज़ें थी, कई लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को नाम कहता है, नॉन अलाइन कहता है इंडिया, लेकिन पीछे से वो यूएसएसआर के साथ था, ठीक है, ऐसी काफ़ी चीज़ें उस टाइम बोली गई थी। इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाएंगे, क्या क्या इंटरेस्ट हुए, वहीं अपने आप को सुपर पावर से बचा पाया, ठीक है, इसमें अपने आप को रोक पाया नहीं, इसमें मतलब
इसके माध्यम से उसने अपनी हेल्प की। नेक्स्ट उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, बस ये चैप्टर फिनिश है, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटीज देख लीजिएगा, आर्म्स कंट्रोल क्या थे और क्यों हुए, ठीक है, किन किन के बीच हुए, यहाँ से ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है स्टार्ट क्या था, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, साल्ट 2, ठीक है, साल्ट 1, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट ट्रीटी, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पे फोकस करिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ये देख के जाइएगा। तो उसके बाद यहाँ से ज़रूर से देख के जाइएगा, ये जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए गए हैं मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से जैसे कि इनके बीच जो वो हथियारों की जो होड़ लगी थी क्या थी, ठीक है, नाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ तक ही आपका ये चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट में आपको आगे